नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज एक नई एनर्जी के साथ, नई उत्सुकता के साथ जो है, नई फीलिंग के साथ जो है, बाल विकास सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग संभावित प्रश्न हो सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर दिया गया है। पूरे जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, अभ्यास बनाया गया है। कह सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र आपका, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। सारे प्रैक्टिस सेट, अभ्यास प्रश्न पत्र आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे सभी कंसेप्ट से, और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग भी अपना कमेंट फीडबैक बता सकते हैं कि अगर एग्जाम होता है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण विधि में सुधार लाना, बालक का सर्वांगीण विकास, या बालक के सामाजिक स्तर में सुधार, या कह सकते हैं शिक्षण सामग्री में सुधार। सभी कमेंट कीजिएगा। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, सभी लोग बताइए फटाफट अंदाज में। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बालक का सर्वांगीण विकास, जो कि सभी लोग जानते हैं। दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप में समझना तथा उसके व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना एक अच्छा गुण है, एक प्रशासक का, शिक्षक का, व्यवस्थापक का, या मार्गदर्शक का। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है। सभी लोग जानते हैं कि शिक्षार्थी, विद्यार्थी, बालक बालिका के मनोवैज्ञानिक रूप में समझना, उसके व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक व्यक्ति की विशेषताओं को समझना, ये अच्छा गुण किसका कहलाता है? शिक्षक का, अध्यापक अध्यापिका का, टीचर्स का कहलाता है। ये भी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है कि सीखने के प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे क्या कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं ये परिभाषा की तरह, ठीक है। तो इसे ही हम क्या है, निगमन अधिगम कहते हैं। कौन सा अधिगम कहते हैं? निगमन। क्योंकि सीखने के प्रकार जिसमें प्रक्रिया का क्या कहिए, विवेचन किया जाता हो, विद्यार्थी द्वारा परिकल्पना या समान सिद्धांत प्रस्तुत करता तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित कर रहा है, तो यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही है, निगमन अधिगम की बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन से होते हैं? जी हाँ, सीखने की प्रक्रिया के जो 4 चरण होते हैं वे आपके कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है उद्देश्य क्रिया मूल्यांकन। उद्देश्य क्रिया अलग अलग है, ठीक है। पहले किसी चीज़ पर उद्देश्य होना चाहिए, आपको टीटी एग्जाम को फतह करना, फिर उस पर क्रिया करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, कितनी तैयारी, कितनी सारी चीज़ें हुई, फिर लास्ट में आपका अनुगमन होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑप्शंस लग रहा है कि ये होना चाहिए, आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आपके प्रत्येक कमेंट का, आपके प्रत्येक फीडबैक का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। पांचवा प्रश्न, व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है, व्यवहार के रूप में, प्रकृति के रूप में, स्तर के रूप में, या लक्ष्य की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है टेट एग्जाम को 101% यहाँ पर सिलेक्शन पाना, फतह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का जो प्रत्युत्तर हो जाता है या प्रत्युत्तर होता है, वह क्या कहलाता है? तो वही साथियों हमारा व्यवहार के रूप में होता है। जी हाँ, व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन किसका प्रत्युत्तर है? व्यवहार के रूप में प्रत्युत्तर हो जाता है। और व्यवहारवादी के जनक कौन है? सभी लोग जानते होंगे, जे.बी. वाटसन, ठीक है। तो जे.बी. वाटसन की बात करेंगे, व्यवहारवाद जनक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन आप लोगों का फीडबैक मिलेगा कि विकास की किशोरावस्था का जो स्तर होता है वह क्या होता है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ पता होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल से प्रश्न, कभी भी किसी भी टाइप से, कभी भी किसी भी टॉपिक पर प्रश्न पूछा जाता है। तो विकास का जो स्तर होता है आप सभी लोग जानते हैं, कौन सा स्तर होता है? सभी फटाफट अंदाज में बताइएगा। तो वह होता है 12 से लेकर 19 या 12 से लेकर 18, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न जो स्क्रीन पर है, कि विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ
कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है एवं वह फिर धीमा हो जाता है। तो विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जन्म से 2 वर्ष तक, क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जीन पियाजे जी की जो पहली अवस्था है, इस अवस्था की बात करें तो बालक का विकास किस गति से होता है? द्रुत गति से होता है, फिर इसके बाद धीमा हो जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 वर्ष से किशोरावस्था तक फिर ये धीमा हो जाता है। किसकी बात करेंगे? द्रुत गति के विकास होता है जन्म से लेकर 2, लेकिन इसके बाद जो है 2 वर्ष से किशोरावस्था तक जो है यह फिर धीमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्ष के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह शिशु का संवेगात्मक व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, सामान्य व्यवहार है या आक्रामक व्यवहार हो जाएगा। तो वृक्ष के अनुसार 3 वर्ष का शिशु अगर खुश होता है, गुस्सा करता है, यह किस प्रकार का हो जाएगा? यह संवेगात्मक, जो बालक का शिशु का किस प्रकार का व्यवहार होगा? खुश होना, गुस्सा करना, संवेगात्मक व्यवहार हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है। क्या तनाव हो सकता है? किसमें हो सकता है? बच्चों का, किशोरों का, प्रौढ़ों का या लड़कियों का तनाव हो सकता है? किसका तनाव हो सकता है? सभी बताइएगा। तो सांस्कृतिक परिपक्ष एवं सामाजिक विकास के कारण जो तनाव हो सकता है वह किस पर होता है? किशोरों पर होता है। किस पर होता है साथियों? किशोरों पर की बात करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कि शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए, शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोरों को क्या कहा जाता है? कई बार आपने पढ़ा होगा कि तूफान की अवस्था कहलाती है अधिक। ठीक है, तो तूफान या आंधी तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? वह सभी लोग जानते हैं। किशोरावस्था की बात करेंगे तो तूफान का काल यहाँ पे। ठीक है, शीघ्रतम शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तूफान का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा रहता है, परिणाम स्वरूप वह ग्रस्त रहता है सामाजिक संघर्ष से, सांस्कृतिक संघर्ष से, मानसिक से या हतोत्साहित हो जाता है। तो देखिए, किशोर जो होता है मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा रहता है, परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट क्या निकलता है? वह ग्रसित हो जाता है। वह किससे ग्रस्त हो जाता है? तो सभी लोग जानते हुए मानसिक संघर्ष से ग्रसित हो जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, किशोरावस्था खुशी रहित समय को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ऐसी अवस्था जो किशोरावस्था है, खुशी रहित समय को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा। तो खुशी रहित समय को किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है, शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव या नई आवश्यकता भी महसूस होती है, किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। तो ये सभी जो है आपके किशोरावस्था के खुशी रहित समय को क्यों कहा जाता है? उपरोक्त सभी के कारण कहा जाता है। अगला, मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता देता है, क्षमताएं, संबंध, खुशी, बुद्धि। कहते हैं ना, मार्ग निर्देशन सही रास्ता दिखाना। मार्ग निर्देशन मतलब होता है सही रास्ता की बात करना। तो मार्ग निर्देशन व्यक्ति को करने में क्या सहायता होता है? मान लीजिए हमें कोई मार्ग निर्देशन मिल रहा है या कोई व्यक्ति दे रहा है, तो हमें किस प्रकार के विकसित करने में हमें सहायता मिलती है? मार्ग निर्देशन अगर अच्छी तरीके से मिल जाता है तो क्षमताओं में फिर जो है सहायता मिलती है कि हमारी जितनी क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे बुद्धि भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्षमता की बात करेंगे। बुद्धि तो ऑलरेडी आपके पास होती है, कहीं कहाँ से क्षमता हमें कहाँ पर लगाना है, अपना बल कहाँ पर लगाना सही प्रयोग से, वो किससे होता है? सभी लोग जान गए होंगे, तो होगा मार्ग निर्देशन से ही हमें पता चल जाता है किस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं को जानने हेतु निर्देशक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों की सहायता करे। किस प्रकार से विद्यार्थियों की सहायता करे? विद्यार्थियों को जानने हेतु जो निर्देशक होते हैं उसका दायित्व होता है कि विद्यार्थी की सहायता करे। विद्यार्थी किस प्रकार से सहायता करे? जीवन लक्ष्य के आदर्श बताएं, समर्पण तथा विश्वास का बारे में बताएं, सृजनात्मकता या सृजनात्मक कार्य में रुचि उत्पन्न करवाएं। तो ये सभी जो है आपके विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं को जानने हेतु निर्देशक का दायित्व हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था में किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है? तो किशोरावस्था में सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन की भी आवश्यकता होती है, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं के एकत्रीकरण पर भी और समस्या के हल पर भी। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया डी वाला हमारा सही हो जाएगा। आई होप, नो डाउट आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे।
अगला प्रश्न है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो सक्षम होता है वह आसानी से समायोजित हो जाता है, संतुष्टप्रद रूप से सहयोग देता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। उपरोक्त सभी कमेंट कीजिएगा, फटाफट अंदाज में अपना अपना फीडबैक बताइए, क्योंकि आपकी क्षमता तो बेहतरीन है, हम जानते हैं आप लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता हैं, लेकिन प्रैक्टिस सब एग्जाम के पहले बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास बहुत ही ज़रूरी होता है। कितना भी हम ज्ञानी सर्वज्ञ कितना भी पढ़ लें, अगर अभ्यास नहीं है, प्रश्न का उत्तर देने का टाइम बॉन्डिंग नहीं हमारे पास, तो यही कहीं ना कहीं कारण हमें स्कोर को बेटर ना करने में फिर क्या है, दिक्कत आती है। ठीक है, तो स्कोर को बेटर करना है तो अभ्यास प्रश्न पत्र प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करें, अपने आप को कमेंटेड बनाइए। ठीक है, तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो सक्षम होता है, किस में होता है, सभी लोग जानते हैं। एक मानसिक रूप से अगर व्यक्ति सक्षम होगा तो वह आसानी से संयोजित हो जाता है, संतुष्टप्रद रूप से सहयोग भी देता है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। तो ये सभी आपके ऑप्शंस जो है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के सक्षम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव होता है। जब मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है, जब व्यक्ति दुश्चिंता पर होता है उस समय जो है व्यक्ति का लगाव किस पर होता है, तो उस समय व्यक्ति का लगाव क्या है, बढ़ जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव क्या है, बढ़ जाता है। संप्रेषण की प्रकृति क्या होती है? जी हाँ, संप्रेषण की जो प्रकृति होती है वह किस प्रकार की होती है? तो संप्रेषण की प्रवृत्ति मतलब सूचना का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत क्या है भैया? संप्रेषण की तो बात कर ली, आदान प्रदान सूचनाओं का, लेकिन श्रेष्ठ संप्रेषण का जो सिद्धांत होता है वह आपका सूचना की स्पष्टता होनी चाहिए, सूचनाओं का प्रसारण होना चाहिए और पर्याप्त सूचनाएं होनी चाहिए। तो श्रेष्ठ संप्रेषण के ये तीनों सिद्धांत हमारे सही दिए गए हैं। उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से होते हैं? तो कक्षा कक्ष में संप्रेषण के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो लिखित में भी होते हैं, मौखिक में भी होते हैं और सांकेतिक में होते हैं। तीनों प्रकार से जो कक्षा कक्ष में संप्रेषण के स्वरूप होते हैं। तो उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग ये आप कहा सकते हैं इजली ही प्रैक्टिस सेट था आपका। आईसीटी से आशय क्या होता है? देखिए, जब हम कंसेप्ट पढ़े होते हैं तो हमें इजली लगता है, जब हमारा पढ़ा नहीं आता है तो फिर वही कठिन हो जाता है। इसलिए कंसेप्ट एग्जाम के पहले जरूर पढ़िए, इसके बाद अभ्यास प्रश्न अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए। ठीक है, तो आईसीटी से आशय क्या होता है? तो आईसीटी से आशय होता सूचना एवं संप्रेषण तकनीक को आईसीटी कहते हैं। आईसीटी का उपयोग किस में किया जाता है, सभी लोग बताइएगा। तो आईसीटी का जो उपयोग है किस पर किया जाता है, अच्छे तरीके से आप जानते हैं, वह प्रदत्त विश्लेषण में भी किया जाता है, प्रदत्तों की संख्या में और सूचनाएं एकत्रीकरण में भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी जो दिया गया है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं सीपीयू जो दिया गया है यह हमारे कंप्यूटर का भाग है। स्कैनर की बात करेंगे, स्कैनर क्या होता है? एक स्कैनर का इनपुट है कि आउटपुट है, ये आपको कमेंट करके बताइए। कीबोर्ड और मॉनिटर, देखिए आप लोग जानते हैं मॉनिटर सबसे पहले सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट की या कह सकते हैं कंप्यूटर की जान है, सब कुछ सीपीयू पर होता है। मॉनिटर और कीबोर्ड ये तीन आप कंप्यूटर के भाग हैं, लेकिन स्कैनर जो होता है वो क्या होता है? स्कैनिंग एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो डाटा स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर देता है, और स्पीकर साउंड वगैरह ये क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं, अंदर की आवाज़ बाहर देते हैं। ठीक है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस पर आ जाता है आपका। अगला है, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न में से प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ, शिक्षा में जो है कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है। किस प्रकार से जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो वह आपके शोध उपकरण के रूप में भी किया जाता है, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में भी किया जाता है, प्रबंध उपकरण के रूप में भी, अर्थात उपरोक्त सभी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का जो लक्षण होता है वह किस प्रकार से होता है? तो किशोरावस्था में सामाजिक लक्षण का जो विकास होता है वह समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी फटाफट अंदाज में कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है? संवेगों पर नियंत्रण करना, संवेगात्मक अस्थिरता, शारीरिक शक्ति में वृद्धि, यौन ग्रंथियों में परिवर्तन। तो कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि संवेगों पर नियंत्रण करना यह किशोरावस्था का नहीं, क्योंकि आंधी तूफान, भटकने की अवस्था, ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पर नियंत्रण नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं, संवेगात्मक अस्थिरता, शरीर शक्ति में वृद्धि, यौन ग्रंथियों में परिवर्तन, ये इन तीनों किशोरावस्था का लक्षण है, लेकिन संवेगों पर नियंत्रण आपका लक्षण नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपागम का भाग नहीं है, सभी बताइएगा। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न, कई बार जिक्र हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। देखिए सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे देखा जाए प्रणाली उपागम का भाग नहीं है, ना तो हार्डवेयर ना ही सॉफ्टवेयर, ये कोई भी आपके प्रणाली उपागम के भाग नहीं है। अगला, हिल्डा टाबा ने कौन सी युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई है। तो हिल्डा टाबा ने क्या क्या सुझाई है, वह अवधारणा का निर्माण करना, दत्त व्याख्या और सिद्धांतों का उपयोग। लेकिन दत्त संकलन का जो है इन्होंने नहीं सुझाया है। जी हाँ, हिल्डा टाबा ने दत्त संकलन जो है युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई है, बाकी आपकी अवधारणा, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग करना सिखाया है। अगला प्रश्न है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य क्या होता है। केवल सूचना संप्रेषित करना, सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना, सूचनाएं एकत्र करना, ज्ञान और दक्षता जो है अर्जित करना। तो सूचना एवं संप्रेषण जो तकनीक से तात्पर्य होता है वह होता है सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना ही तकनीकी की बात करते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। किशोरावस्था में इनमें से कौन सा लक्षण जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, तर्क शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक योग्यता या अध्ययन को केंद्रित करने की दक्षता। तो किशोरावस्था में कौन सा लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और टॉप 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, इस प्रैक्टिस सेट में आपका फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके अगले प्रैक्टिस सेट पर, अगले क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।